हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम समझे हैं एस्टिमेट क्या होता है और एस्टिमेट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइप ऑफ एस्टिमेट, यानी एस्टिमेट कितने प्रकार के होते हैं, उसको कब कब हम बनाते हैं। और समझिएगा, पहला एस्टिमेट होता है मेरा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट या फिर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। इसे हम कहते हैं रफ एस्टिमेट। इसे हम क्या कहते हैं? रफ एस्टिमेट। क्या होता है पहला? प्रिलिमिनरी यानी प्रीलिमिनरी एस्टिमेट या फिर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, या इसे ही कहते हैं हम रफ एस्टिमेट। और समझिएगा, किसी भी घर को बनाने से, देखिए एस्टिमेट तो हर जगह यूज होता है, लेकिन हम एक हैं सिविल इंजीनियर, हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? हमेशा सिविल के रिस्पेक्ट में। तो क्या है, कोई भी घर बनाते हैं आप, तो आपको एक जनरल आइडिया रहता है कि भाई 2 कमरे का घर बनाना है, तो एक जनरल आइडिया कि 1 कमरे में 1 लाख लगेगा, 2 कमरे में आपका 2 लाख रुपए लग जाएगा, है ना। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, एक रफ एस्टिमेट बनाते हैं कि एक लगभग में आइडिया मिल जाए कि कितना हमको पैसा मेरे पास है या फिर कितना लगने वाला है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? रफ एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है, रफ एस्टिमेट अब कहा गया। फिर इसे क्या कहते हैं? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। तो आपको समझ आया होगा, ये आपका कोई बहुत अच्छे खासी जानकारी नहीं देता है, क्या करता है? बस रफ कार्य के लिए है। दूसरा होता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। देखिए रफ तो लिखे हैं यहाँ। दूसरा क्या होता है मेरा? प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। अब प्लिंथ एरिया एस्टिमेट को समझने से पहले क्या समझेंगे कि प्लिंथ क्या होता है। समझिएगा, एक क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका रूम। एक क्या हो गया? एक रूम हो गया। यदि इसका हम क्रॉस सेक्शन देखें, ये तो प्लान मिला, ये क्या मिला है आपका? प्लान, है ना। यदि इसका हम क्रॉस सेक्शन देखें तो कैसा दिखेगा? समझिए, ये हो गया दीवार की मोटाई, ये नीचे क्या होता जाएगा आपका? खसका, है ना। नीचे क्या हो जाएगा आपका? खसका हो जाएगा। और ये क्या हो गया आपका? पीसीसी। ये क्या हो गया आपका? पीसीसी। ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल। ये क्या हो गया? जीएल, है ना। ये क्या हो गया? जीएल। और ये हो गया आपका पीएल, है ना। ये क्या होगा? पीएल। ये तो कंक्रीटिंग किए रहते हैं, यहाँ लगाते हैं ब्रिक। और समझिएगा, जहां जीएल शुरू होता है, जीएल और पीएल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्लिंथ। लेवल नहीं कहते हैं। जीएल और पीएल, यानी जीएल और पीएल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? प्लिंथ। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लिंथ कहते हैं हम। समझ आया आपको कि जीएल और पीएल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्लिंथ। तथा प्लिंथ के सबसे ऊपरी किनारे को, यानी सबसे ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? प्लिंथ लेवल, है ना। जीएल पीएल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्लिंथ, सिर्फ प्लिंथ। और पीएल प्लिंथ के ऊपरी से हम क्या कहते हैं? प्लिंथ लेवल, यानी हिंदी होता है आपका कुर्सी तल। तो आपको समझ आ गया प्लिंथ क्या होता है। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट यानी क्या होता है? समझिए, प्लिंथ एरिया क्या होगा? ये हो गया, समझ लीजिए आपके पास प्लॉट। ये क्या हो गया? बना दिया आप, एक प्लॉट बना दिए। ठीक है, इसमें क्या हो गया? आप इतने दूर का मकान बना दिए। ये क्या हो गया? आपका मकान बन गया, है ना। ये क्या हो गया? मकान। इसकी लंबाई था 20 मीटर। इसकी लंबाई, ये वाला दूरी था आपका 15 मीटर। ठीक है, अच्छा समझिए, मकान कितने में बनाए हैं? 15 मीटर और 10 मीटर, है ना। तो आपका प्लिंथ एरिया कितना होगा? प्लिंथ एरिया यानी जितने दूर में मकान बना है उसकी बाहर से बाहर लंबाई को क्या काउंट करते हैं हम। यानी समझिएगा, इधर से यहाँ बाहर की लंबाई और इधर से इधर की बाहर की लंबाई, यानी दीवारों की बाहर से बाहर दूरी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? देखिए, इस दीवार के बाहर से इस दीवार के बाहर हो जाएगा आपका कितना है? 15 मीटर। और इस दीवार के बाहर से इस दीवार के बाहर हो जाएगा 10, यानी 10 गुणे 15, यानी कितना हो जाएगा? 150 स्क्वायर मीटर। यानी प्लिंथ एरिया क्या मिला आपका? 150 स्क्वायर मीटर। तो इसमें क्या करते हैं कि प्लिंथ एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले, और रेट निकाल लेते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया का रेट कितना है, यानी उसको बनाने में खर्चा कितना लगेगा। जैसे हम जानते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर बनाने में हमको लगेगा 100 रुपया। मान लीजिए 1 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया कंस्ट्रक्शन करने में कितना लगेगा आपका? 100 रुपया। तभी आया था 150। तो 150 स्क्वायर मीटर बनाने में कितना आ जाएगा? 150 गुणे 100 रुपये, है कि नहीं? गुणा कर देंगे। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? प्लिंथ एरिया निकालते हैं, उसमें थोड़ा रेट से गुणा कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। तीसरा मेरा है क्यूब रेट एस्टिमेट या क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट। तो ये भी एकदम सिंपल है। इसमें क्या करते हैं? प्लिंथ एरिया निकालते हैं और उसमें सिर्फ गहराई से गुणा करते हैं। जैसे समझिए, ये क्या हो गया आपका? रूम। तो रूम की लंबाई लिखेंगे
ठीक है, रूम की लंबाई, रूम की चौड़ाई, ठीक है, एरिया निकालेंगे। और जब रूम बनाया है तो उसकी ऊंचाई भी तो है कि नहीं, एक रूम की लंबाई, रूम की चौड़ाई, और उसको क्या, उसका क्या मिलेगा, एक ऊंचाई भी मिलेगा। और जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से गुणा करेंगे तो आपको क्या निकलेगा, क्यूबिक मीटर यानी घन मीटर। तो एक एस्टिमेट किस पे कार्य करता है, घन मीटर पे कार्य करता है, इसे कहते हैं क्यूब रेट। घन निकालिए और एक घन का बनाने में, या एक घन बनाने में हमको कितना पैसा लगेगा, उस रेट से गुणा कर देंगे तो हमको निकल जाएगा मेरा क्यूब रेट एस्टिमेट। इसे कहते हैं क्यूबिकल रेट एस्टिमेट, पूरा आपका टोटल पैसा निकल जाएगा। अगला होता है आपका अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट। समझ तभी इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, बाद में देख लेंगे। मेरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका डिटेल्ड एस्टिमेट। क्या होता है आपका डिटेल्ड एस्टिमेट? देखिए यही होता है मेरा, आपसे क्वेश्चन आएगा। अब तो आप लोग जान गए कि हो सकता है आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो, एमसीक्यू में पूछा था, ठीक है। अभी न्यूज आया था कि हो सकता है कि ऑनलाइन एग्जाम हो वो भी एमसीक्यू हो, तो घबराना नहीं, हम एमसीक्यू वगैरह भी बहुत अच्छे से कराएंगे, ठीक है। और देखिए डिटेल्ड एस्टिमेट या आइटम रेट एस्टिमेट, ये होता है सबसे एक्यूरेट एस्टिमेट। आपके एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन कि रफ कार्य के लिए या फिर मोटे मोटे आंकड़ा लगाने के लिए किस एस्टिमेट का यूज करते हैं, तो आप कहेंगे रफ एस्टिमेट का। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट कौन सा होता है, तो आप कहेंगे डिटेल रेट एस्टिमेट होगा। कौन सा होता है आपका, डिटेल एस्टिमेट होता है, ठीक है। अब डिटेल में क्या करते हैं समझिएगा, ये हो गया आपका डिटेल में होता है कि प्रत्येक आइटम का, इसमें क्या निकालेंगे कि आपका पीसीसी में कितना खर्च लगा, ये हो गया आपका जीएल यानी ग्राउंड लेवल तक बनाने में कितना खर्च आया, ठीक है, या प्लिंथ को बनाने में कितना खर्च आया, उसके बाद वाल को बनाने में कितना खर्च आया, डोर को बनाने में। यानी इसमें क्या होता है, पूरे आइटम का डिटेल दिया रहता है कि विंडो को बनाने में कितना खर्च आया, संगमरमर का फर्श लगाने में कितना खर्च आया, है ना। तो प्रत्येक आइटम का क्या दिया रहता है, डिटेल दिया रहता है, उसको पूरे को डिटेल को गुणा कर देते हैं और मिल जाता है आपका टोटल खर्चा। तो सबसे मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट कौन सा होता है, तो आपके लिए होगा आपका डिटेल एस्टिमेट। याद रखिएगा, एक बार और रिवीजन कर रहे हैं कि सबसे मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट कौन सा होता है, डिटेल एस्टिमेट। ये तो पढ़ना नहीं था, एक बार जान रहिएगा, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट होता है, ठीक है। अब देखिए अगला पढ़ना हमको रिवाइज्ड एस्टिमेट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट। देखिए रिवाइज मतलब होता है पुनः एस्टिमेट बनाना, ठीक है। अब पुनः क्यों बनाते हैं समझिएगा, रिवाइज एस्टिमेट। अब समझिए, मान लीजिए क्या होता है कि गवर्नमेंट है, मान लीजिए इस समय किसी और की सरकार है, तो क्या करती है, कोई बिल पास करती है। मान लीजिए किसी ब्रिज को बनाना है, मान लीजिए बिल पास हुआ, एस्टिमेट बन गया, इतना खर्चा आएगा, ठीक है। मान लीजिए होगा ना, एस्टिमेट पास होगा, इतना खर्चा लगेगा, एस्टिमेट बनकर रेडी हो गया, तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट चेंज हो गई, किसी वजह से नहीं बन पाया, गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब अगला सरकार पता नहीं कब उसको बनाने वाला है, होता है सरकारों में ऐसा, अगला सरकार कब बनाएगा ये आपको पता नहीं है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2021 में एस्टिमेट बना, ठीक है, जबकि आ गया आपका 2024, अभी जो काम हुआ नहीं, तो एस्टिमेट आपका वैसा कैसा है। या फिर मान लीजिए अब 2021 में कोई कार्य कर रहे थे, है ना, अभी 2-3 महीना काम हुआ था, है ना, कितना महीना, 2-3 महीना हुआ था, तब तक आपका क्या मिल गया, 2021 में ही उस पर स्टे लग गया। कोर्ट क्या लगा देता है, स्टे लगा देता है, नहीं उसी को रोक दिया गया, काम को रोक दिया गया। एस्टिमेट तो बन गया था, तभी तो काम हो रहा था, अब काम क्या हो गया, रुक गया। अब फिर मान लीजिए मुकदमा वगैरह चलेगा आपका न्यायालय में, तो आपका इसका फाइनल डिसीजन आया 2024 में, मान लेते हैं तो कितने में आ रहा है, 2024 में, कि भाई काम को क्या किया जाए, काम को शुरू किया जाए। अब बताइएगा एस्टिमेट कब बना था आपका, 2021 में, जबकि वो काम तो शुरू हो गया था लेकिन लेट हो गया, आ गया कौन सा, 2024। तो 2021 से 2024 आ गया, तो आपका क्या होगा, मटेरियल का रेट भी बढ़ गया होगा, लेबर का रेट भी बढ़ गया होगा, है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं। जब रेट क्या होता है चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या बनाते हैं, रिवाइज एस्टिमेट। किस कंडीशन में बनाते हैं, पहला कंडीशन क्या है कि जब टोटल कास्ट 5% बढ़ जाए, यानी जो पूरा एस्टिमेट बनाए थे वो कितना बढ़ जाए, सिर्फ 5% बढ़ जाएगा, पूरे एस्टिमेट का कितना चेंज हो जाएगा, 5%। तो क्या बनाएंगे हम, उसके लिए रिवाइज एस्टिमेट बनाएंगे। या फिर सिर्फ मटेरियल कास्ट
सिर्फ मटेरियल कास्ट चेंज हो जाए कितना 10% चेंज हो जाए, क्या हो जाए सिर्फ मटेरियल कास्ट कितना हो जाए 10% चेंज हो जाए, तो उसके लिए भी क्या बनाएंगे हम एक रिवाइज एस्टिमेट बनाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा रिवाइज एस्टिमेट कब बनाएंगे, कब काम के दौरान, काम करने के दौरान, यानी एस्टिमेट बनने के कुछ दिन बाद आपका जब टोटल कास्ट 5% बढ़ जाए या फिर मटेरियल कास्ट 10% बढ़ जाए। और समझिएगा टोटल कास्ट में क्या होता है, टोटल कास्ट में मटेरियल का ही कास्ट होता है और लेबर का। अभी जब टोटल कास्ट आपको जब समझ आएगा, जब आप क्या पढ़ने वाले हैं, जब आप पढ़ेंगे रेट एनालिसिस, टोटल कास्ट कब समझ आएगा, जब आपको क्या पढ़ेंगे आप रेट एनालिसिस पढ़ेंगे तब टोटल कास्ट आएगा। टोटल कास्ट में लेबर का चार्ज होता है, उसके बाद मटेरियल का चार्ज होता है ना, मटेरियल का कास्ट, उसके बाद कंट्रैक्टर का भी होता है, वाटर का भी होता है, कोई एक्स्ट्रा भी कास्ट जोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं टोटल कास्ट। तो टोटल कास्ट 5% बढ़ जाए या फिर मटेरियल कास्ट 10% बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं। ठीक है, या फिर समझिएगा, या फिर आपका कोई मटेरियल चेंज हो जाए। मटेरियल चेंज का मतलब क्या है कि कार्य के दौरान आपका लग रहा था क्या, किसका, टाइल्स लग रहा था। मान लीजिए कार्य के दौरान क्या लग रहा था, टाइल्स अपने लगा रहे थे, फर्श में क्या लगा रहे थे, टाइल्स। लेकिन आपको अचानक मान लीजिए कहीं से आपके पास पैसा आ गया, अब कह दिए क्या, नहीं टाइल्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आप संगमरमर लगाएंगे, है ना। तो इन मटेरियल क्या हो रहा है, काम के दौरान चेंज हो रहा है, टाइल्स का जगह आपको क्या अच्छा लग गया, मार्बल यानी संगमरमर, तभी क्या हमको बनाना पड़ेगा, एक रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब समझिएगा। इसके बाद में आता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। अब सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कब बनता है, अब समझिए सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होगा, मान लीजिए आपको बनवाना था 2 रूम, है ना, एक किचन वगैरह हो गया, लेकिन काम करने के दौरान मान लीजिए आपका फाउंडेशन का खुदाई हो रहा था। अब फाउंडेशन का खुदाई हो रहा था, आपको पता नहीं था नीचे मान लीजिए ज्यादा पानी है, नीचे पानी था, तो पानी को निकालना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आप पंप सेट लगा के पानी को खींचेंगे, तो पंप सेट का लगाने का भी तो खर्च आएगा, पानी खींचने का भी खर्च आएगा, तो उस खर्चे को कहाँ हम जोड़ेंगे, क्योंकि आपका मेन एस्टिमेट में तो उसका कोई जिक्र नहीं था। तो उसको हम एक बनाते हैं बगल से, क्या उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, यानी संपूरक एस्टिमेट, हिंदी देख लीजिएगा। उसके लिए क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। या फिर आप घर बना रहे थे और अचानक याद आया कि भाई हम लोग 2 भाई हैं, तो मान लीजिए एक ही किचन था, तो याद आ गया कि 2 भाई हैं, तो ऐसा कर लेते हैं कि 2 किचन बनवा दें। तो मेन एस्टिमेट में तो 2 किचन था नहीं, आपको किचन क्या हो गया, आपका अलग से बढ़ा रहा है, मेन एस्टिमेट में नहीं था, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, ये सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। या फिर उसी तरह जिस तरह का रिवाइज में मटेरियल चेंज हुआ था, है ना, मटेरियल चेंज हुआ था तो क्या बनाए थे रिवाइज, उसी तरह मटेरियल चेंज होने के बाद जब ज्यादा पैसे का अंतर नहीं होता तो क्या बना देते हैं हम, एक सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बना देते हैं। ठीक है, रिवाइज और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट यानी क्या बनाना पड़े, जब मटेरियल कास्ट भी ज्यादा बढ़ जाए, है ना, बता रहे थे जैसे कि जो मटेरियल चेंज हो रहा था, जब मटेरियल भी ज्यादा बढ़ जाए और साथ साथ उसका जिक्र मेन एस्टिमेट में जब मटेरियल का रेट भी ज्यादा बढ़ जाए और उसका जिक्र आपका मेन एस्टिमेट में ना हो, तब उस कंडीशन में क्या बनाते हैं, रिवाइज या सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। उसके बाद में अब फाइनल आता है एनुअल रिपेयर या मेंटेनेंस एस्टिमेट। लास्ट एस्टिमेट क्या है, एनुअल रिपेयर या फिर मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो आप जिस बिल्डिंग में रहेंगे, आपके पास मान लीजिए जेई बन जाएंगे, तो आपके पास सरकारी क्या मिलेगा, घर मिलेगा, तो उस घर का क्या होगा, एनुअल मेंटेनेंस होता रहेगा। ठीक है, तो वही आपका हर साल क्या होगा, उसका मेंटेनेंस होगा। तो वही कर रहा है कि एनुअल मेंटेनेंस या एनुअल रिपेयर या मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो प्रत्येक साल एनुअल रिपेयर करने में कितना पैसा लग रहा है, ठीक है, इन रिपेयर करने के लिए जितना पैसा लगेगा उसे क्या कहेंगे हम, एनुअल रिपेयर या फिर मेंटेनेंस एस्टिमेट। ये क्या होता है, टोटल कास्ट का 1 से 1.5%। एनुअल रिपेयर ऐसा बताएंगे हम आगे। एनुअल रिपेयर क्या होगा, टोटल कास्ट का जितना टोटल पैसा घर को बनाने में लगा है उसके 1 से 1.5% से अधिक नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।